विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता इसका सूत्र होता है S बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी इंटू यहाँ पर F भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र होता है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का। यहाँ से देखें, यदि इसमें F और कैपिटल D को कांस्टेंट मान लिया जाए, यदि F व कैपिटल D दोनों अपरिवर्तित रहे, तो यदि दोनों अपरिवर्तित रहे तो यहाँ से S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है। S किसके समानुपाती होगा, लैम्डा के समानुपाती होगा, ठीक है। तब एक सूत्र लेंगे हम, यहाँ से जो प्रश्न से वैल्यू दिया उसको लिखेंगे। प्रश्न से दिया गया है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2, और यहाँ से S1 की वैल्यू दे रखी है 0.1 mm। ये एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता S बराबर 1.22 लैम्डा F अपॉन कैपिटल D, ये सूत्र होता है, ठीक है। यदि F और कैपिटल D दोनों को कांस्टेंट मान लिया जाए तो S और लैम्डा में क्या संबंध होगा, S समानुपाती लैम्डा होगा। अब प्रश्न से जो दिया गया है उसको यहाँ पर लिखते हैं कि प्रश्न से लैम्डा 1 की जो वैल्यू दे रखी है वो यहाँ से 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, और इसकी दे रखी है 4800 एंगस्ट्रॉम लैम्डा 2 की वैल्यू। लैम्डा 1 कितना दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 2 कितना दे रखा है, 4800 एंगस्ट्रॉम। S1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.1 mm। अब यहाँ से देखिए इसको हम बदल सकते हैं, 6000 एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर, ठीक है, क्योंकि 3 जीरो है और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू ये जो होती है, ये 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ लगाएंगे तो 3 पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो ये रह जाएगा 6 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर, और यहाँ पर ये जो रह जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, ये रह जाएगा, ठीक है। और S1 0.1 mm है, तो 0.1 mm दिया गया है, ये मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर यहाँ लिखते हैं 1 mm इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, ये होता है। तो यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं तो माइनस 3 मीटर ये हो जाएगा, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर हो गया। यहाँ से ये S1 की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, ठीक है। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 और S1 ये 3 वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब यहाँ से हम फॉर्मूला देखेंगे, तो इसी तो S समानुपाती क्या है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य के समानुपाती है, तो यहाँ से S2 अपॉन S1 कर दीजिए, और यहाँ से लैम्डा 2 अपॉन क्या कर दीजिए, लैम्डा 1 कर दीजिए। हमें यहाँ से S2 की वैल्यू निकालनी है। सेकंड कंडीशन में हमें निकालना है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता निकालनी है, तो S2 क्वेश्चन मार्क है। तो S2 को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखें S2 बराबर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा S1, ये एक सूत्र बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से S2 बराबर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू S1, ये एक फॉर्मूला पूरा बन जाएगा। यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने के बाद इसका S2 का मान निकालेंगे। तो S2 का मान देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से S2 बराबर लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 6 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर, यहाँ लिख दो। और ये लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है, 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर, ये लिख दो। और 10 की घात माइनस 4 मीटर ये लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये इससे 10 पावर माइनस 7 मीटर से 10 पावर माइनस 7 मीटर कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से देखें, इसको कर लीजिए 60 ऊपर और नीचे कर दीजिए 48, दशमलव हटा के, यहाँ दशमलव हटा के 4.8 से यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60/48, और इधर रहेगा 10 की घात माइनस 4 मीटर। तो यहाँ से 12 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 × 48, 12 × 5 = 60, तो 5 ऊपर 5 बार कटेगा, नीचे 4 बार कटेगा, और 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये देखते हैं यहाँ से दोबारा से ये वैल्यू पुट कर दें दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ से S2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है, ये है 4.8 ऊपर आएगा, 4.8 10 पावर माइनस 7 मीटर ऊपर आएगा, और 6 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ से S1 कितना है, 10 पावर माइनस 4 मीटर, ऐसे होगा। ये संख्या पलटनी थी,
ठीक है, उल्टा ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से 10 पावर माइनस 7 मीटर से 10 पावर माइनस 7 मीटर, और ये हो जाएगा 4.8 अपॉन 6 और 10 पावर माइनस 4 मीटर। अब देखिए यहाँ से ये ऐसे वैल्यू आएगी, S2 बराबर, ये 10 वाला बैठा दीजिए, नीचे 60 हो जाएगा, तो 48 बटे कितना हो गया 60 गुणा 10 की पावर माइनस 4 मीटर। तो 12, ये देखिए 12 से काट दीजिए, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 4 बटे 5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 मीटर। तो S2 बराबर, इसको काटेंगे तो 0.8 हो जाएगा और गुणा 10 की पावर माइनस 4 मीटर, ये आंसर आएगा इसका। मीटर में तो ये आंसर आएगा। इसको और भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर से S को हटा दें, ठीक है। तो यहां से देखें S2 बराबर कितना आ गया 0.08, यहां से एक माइनस की पावर को कैंसिल करेंगे तो पॉइंट यहां बढ़ जाएगा, और 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा 3 मीटर। S2 बराबर 0.08 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर आएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि 1 mm इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मीटर। तो ये इसको हटाने के लिए मिलीमीटर में ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, पीछे हमने बताया था कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता S बराबर 1.22 लैम्डा F अपॉन कैपिटल D होता है। यदि F और कैपिटल D दोनों अपरिवर्तित रहे तो दोनों में S और लैम्डा में क्या संबंध होगा, S समानुपाती लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ से S2 अपॉन S1 बराबर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 निकाले, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें दोनों कंडीशंस में S2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से S2 बराबर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू S1। अब यहाँ से प्रश्न से दिया है लैम्डा 1 की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम या 6 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर, लैम्डा 2 4800 एंगस्ट्रॉम या 4.8 10 की पावर माइनस 7 मीटर, और S1 0.1 mm दे रखा है। तो 1 mm बराबर 10 की घात माइनस 3 मीटर, तो 0.01 इंटू 10 की घात माइनस 3, तो S1 10 की घात माइनस 4 मीटर आ जाएगा। इसे वैल्यू पुट करनी है, S2 बराबर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू S1। तो लैम्डा 2 की वैल्यू हो जाएगी 4.8, ये देखिए ये वैल्यू है, ऊपर आ जाएगी 4.8 10 पावर माइनस 7 मीटर, और नीचे आ जाएगी लैम्डा 1 6 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर, और ये आ जाएगी S1 की 10 की घात माइनस 4 मीटर। तो 10 की घात माइनस 7 मीटर से 10 की घात माइनस 7 मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा 4.8 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 48 बटे 60 गुणा 10 की पावर माइनस 4 मीटर। तो 12 से काट दीजिए, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 4 बटे 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर। S2 बराबर, इसको काटेंगे तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 0.8 टाइम्स, ठीक है, 10 की घात माइनस 4 मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ से एक पावर को कम कर दीजिए तो पॉइंट यहाँ पर बढ़ जाएगा एक, तो S2 बराबर 0.08 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर, 1 mm बराबर 10 की घात माइनस 3 मीटर। ये इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 mm, S2 बराबर 0.08 mm, ये इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर, ठीक है, दैट्स ऑल। अब देखिए पहले हमने समतुल्य प्रकाश प्राप्त करने की जो विधि पढ़ाई थी वो परावर्तन विधि पढ़ाई थी, अब हम पढ़ाएंगे अपवर्तन विधि। तो यहाँ दूसरे नंबर की विधि है अपवर्तन विधि द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, ठीक है। ये कई विधियां हैं, ठीक है। तो अपवर्तन विधि है दूसरी, अपवर्तन विधि द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, उसके आधार पर हम आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ कांच की पट्टियां लेते हैं और इनको परस्पर एक दूसरे के समांतर रखते हैं। एक कांच की पट्टी है, दूसरी कांच की पट्टी है, तीसरी कांच की पट्टी है, चौथी कांच की पट्टी है, पांचवी, छठवीं, ऐसे ही अनगिनत पट्टियां हम कांच की लेंगे और परस्पर उनको क्या करेंगे समांतर कर देंगे। अब यहाँ से पहली कांच की पट्टी, इस पहली कांच की पट्टी पर हम अध्रुव प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ से ये देखिए स्टार के द्वारा हम अध्रुव प्रकाश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से ये है अध्रुव प्रकाश है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट, यहाँ लिख दिया मैंने अध्रुवित प्रकाश, ये अध्रुव प्रकाश है, ये स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है। अध्रुव प्रकाश में दोनों प्रकार के विद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं।
यहाँ से विद्युत क्षेत्र के दोनों प्रकार के कंपन होते हैं। ये देखिए इस पर ये समांतर है, लाइनें जो ऊपर दिखाई गई है समांतर है, कागज तल के परस्पर कैसे स्थिति में समांतर में है, तो ये डॉट डॉट की जो लाइनें हैं वो लंबवत स्थिति में है। ठीक है, अब ये कांच की पट्टी, ये बिल्कुल इनको समांतर रखा गया है, तो यहाँ लिखते थे कांच की पट्टियों का समूह, कांच की पट्टियों का समूह, कांच की पट्टियों का क्या है, ये समूह है, ग्रुप है पूरा। अब यहां से देखिए, क्योंकि यहां से अपवर्तन की क्रिया होगी तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे बेंड कर जाएगी प्रकाश की किरण, ठीक है ना, ये सीधी जानी चाहिए इस तरीके से, बिल्कुल ऐसी जानी चाहिए, लेकिन ये कुछ ऐसे बेंड कर जाएगी क्योंकि ये परस्पर कांच की पट्टियां एक दूसरे की कैसी रखी गई है, समांतर रखी गई है। यहाँ से ऐदुर प्रकाश पहली कांच की पट्टी पर डाला जाता है तो उनसे ये इस तरीके से ऐदुर प्रकाश यहाँ से पास होता है, और यहाँ से कुछ जो प्रकाश है वो यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से ऊपर की तरफ हम दिखा रहे हैं, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, तो यहाँ से ये परावर्तित किरणें दिखाई गई है इस तरीके से, ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ से परावर्तन की क्रिया हो रही है ये, और इस पर जो प्रकाश यहाँ से दिखाई देता है वो डॉट के चिन्हों के द्वारा दिखाई देगा, लंबवत है ये, डॉट के चिन्ह है, उस समतल प्रकाश लंबवत स्थिति में प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये कैसे स्थिति में है, लंबवत स्थिति में है, समतल प्रकाश, ये यहाँ लिख देते हैं परावर्तित ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, ये परावर्तित ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, अब ये जो यहाँ से कुछ भाग तो इधर परावर्तित हो गया और कुछ भाग जो इधर से यहाँ से बिल्कुल एक सीधी लाइन ये इस तरीके से दिखाएंगे, देखो यहाँ से बेंड की हुई है प्रकाश किरण, और यहाँ पर ऐसे इसको दिखा दिया गया, ऐसे यहाँ से क्या हो रहा है, अपवर्तन की क्रिया हो रही है यहाँ से, तो ये अपवर्तित प्रकाश है, ये अपवर्तित प्रकाश। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं आंशिक ध्रुवित प्रकाश, क्या लिख सकते हैं इसको, आंशिक ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, और ये परावर्तित ध्रुवित प्रकाश है, यहाँ से ये कुछ पॉइंट हल्के से यहाँ पर होंगे, बहुत हल्के से क्योंकि आंशिक है, और इस पर ये इस तरीके से आंशिक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा, ये अपवर्तित प्रकाश है। ठीक है, और यहाँ पर ये डॉट के रूप में यहाँ से जो प्राप्त होगा वो परावर्तित प्रकाश होगा। यहाँ पर यदि हमें यहाँ पर ध्रुवण की मात्रा को बढ़ाना है तो ध्रुवण की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो समांतर रखी हुई कांच की जो पट्टिका है उनकी संख्या को हम बढ़ा देंगे, जितनी संख्या हम ज्यादा बढ़ा देंगे उतनी यहाँ से समतल ध्रुव प्रकाश हमें आंशिक रूप से प्राप्त होगा और ये अपवर्तित प्रकाश की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ से जो प्राप्त होने वाला ध्रुव प्रकाश है उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो दोबारा से हम एक बार इसको डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसकी थ्योरी को लिखते हैं। ठीक है, देखें ये पॉइंट नंबर 2 है, अपवर्तन विधि द्वारा समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त करना। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ से हमने समांतर कांच की पट्टियों का समूह लिया है, ये कांच की पट्टी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, इस तरीके से हमने काफी संख्या में इन्हें कांच की पट्टियों का एक समूह ले लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या है कि कांच की जो पहली पट्टी है इसके समांतर यहाँ पर सभी जो इनको रखा गया कांच की पट्टियों को। अब कांच की पहली पट्टी है उस पर यहाँ से ऐध्रुव प्रकाश जो कि स्टार के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है उसको यहाँ से डाला जाता है। तो ये ऐध्रुव प्रकाश जो कांच की पट्टियों पर डाला गया तो स्टार के रूप में ये है। देखिए इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र के दोनों प्रकार के कंपन उपस्थित होते हैं, समांतर कंपन और लंबवत कंपन। ये यहाँ से इस पर आपतित हुआ, देखिए, और आपतित होने के बाद क्या हुआ कि कुछ इसका भाग यहाँ से परावर्तित हो गया और निचली सतहों से और ऊपरी सतहों से जो प्रकाश का जो भाग है वो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर परावर्तित भाग में ये डॉट के जो बिंदु हैं वो लंबवत स्थिति में हमें ध्रुव प्रकाश प्राप्त होता है। और ये जो कांच की पट्टियों से जो प्रकाश गुजरेगा तो कांच की पट्टियों से क्योंकि परस्पर समांतर रखी गई हैं तो कांच की पट्टियों से प्रकाश गुजरेगा तो ये जो प्रकाश किरण है कुछ बेंड कर जाएगी, बल्कि सीधी नहीं जाएगी और कुछ ये बेंड कर जाएगी और यहाँ से इस तरीके से यहाँ से प्रकाश आपतित होगा। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं निर्गत प्रकाश, दूसरे रूप में इसको हम कह सकते हैं निर्गत प्रकाश, क्योंकि निर्गत माने निकलने वाला। अब निकलने वाला जो प्रकाश है वो कौन सा है, अपवर्तित प्रकाश है, क्योंकि अपवर्तित किरण है यहाँ से। और यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो समांतर लाइनें दिखाई दे रही हैं और कुछ डॉट की लाइनें दिखाई दे रही है, लेकिन ये आंशिक मात्रा में होगा। कैसे होगा, आंशिक मात्रा में। तो इस प्रकाश को हम कह सकते हैं आंशिक ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, अब
यदि हमें ध्रुव प्रकाश की मात्रा को बढ़ाना है तो ध्रुव प्रकाश की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि कांच की पट्टियों को के समूह को बढ़ा सकते हैं, कांच की पट्टियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है जिससे समतुल्य प्रकाश हमें ज्यादा संख्या में मिले। तो इस प्रकार हम अपवर्तन विधि द्वारा समतुल्य प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसकी थ्योरी यहाँ पर लिख करके आपको क्लियर कर देंगे। हमने पीछे आपको डायग्राम के बारे में बता दिया कि किस तरीके से हम अपवर्तन विधि द्वारा समतुल्य प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, उसकी थ्योरी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखें यहाँ से जो मैंने लिखा है इसमें वो थ्योरी है कि जब कांच की समांतर प्लेटों पर, हमने पीछे बताया था आपको, कांच की समांतर प्लेटों को रख दिया जाता है और ज्यादा संख्या में प्लेटें ली जाती है। जब कांच की समांतर प्लेटों पर अध्रुव प्रकाश, कौन सा अध्रुव प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट जिसको स्टार से दिखाया गया, किस कोण पर आपको होती है, ब्रूस्टर कोण पर। ब्रूस्टर कोण हम बताया कि आपतन कोण हमेशा ब्रूस्टर कोण के बराबर होता है, और पीछे हमने बता दिया था आपको कि आई पी इक्वल टू आई बी होता है। तो ये क्या है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और ये है ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। तो आई पी इक्वल टू आई बी के बराबर होता है। तो इस कोण पर आपतित होता है तो प्लेटों के ऊपरी व निचली सतहों से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, लेकिन अपवर्तित या निर्गत प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने दिखाया था स्टार से ऐसे, ठीक है। तो उसमें क्या, कांच की प्लेटों के समूह पर अध्रुव प्रकाश डाला गया और ऊपर की तरफ क्या है, कांच की निचली और ऊपरी वाली सतहों से ऊपर की तरफ क्या हो रहा था, परावर्तित प्रकाश हो रहा था। और वो कौन सा था, परावर्तित ध्रुवित प्रकाश, जो किसके द्वारा था, बिंदुओं के द्वारा ऊपर की तरफ दिखाया गया था। और फिर कुछ प्रकाश की किरण ऐसे बेंड की थी नीचे साइड में, और फिर आगे चल के उसमें हमने समांतर और लंबवत कंपन दिखा दिए थे जो कि आंशिक रूप से दिखाए थे। तो यहाँ पर लेकिन अपवर्तित या निर्गत प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। यदि प्लेटों की संख्या बढ़ा दी जाए तो ध्रुवित प्रकाश की मात्रा भी बढ़ जाती है, ठीक है। हमने पहले कहा था कि यदि हम प्लेटों की संख्याओं को बढ़ा दें, प्लेटों की ज्यादा संख्या ले लें और परस्पर उनको समांतर ही रखा जाएगा, तो उसमें क्या है, ध्रुवित प्रकाश की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो यहाँ से यदि प्लेटों की संख्या बढ़ा दी जाए तो ध्रुवित प्रकाश की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब देखिए चित्र से बात करेंगे। चित्र में रखी हुई समांतर प्लेटों में से कांच की पहली पट्टिका पर अध्रुवित प्रकाश डाला जाता है तो वह कांच की पट्टियों की निचली सतहों व ऊपरी सतहों से पूर्णतः क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, जिससे परावर्तित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, ऊपर की तरफ जा रहा था वो ध्रुवित प्रकाश था, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसको और यहां से इरेज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे अपवर्तन की बात, ठीक है। अपवर्तन में कैसे हुआ, तथा कांच की प्लेटों से प्रकाश पारगमित होकर निर्गत होता है तो अपवर्तित किरण के रूप में आंशिक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। आगे की तरफ जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो आंशिक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो रहा है, और क्या है कि वहां पर अपवर्तन की क्रिया हो रही है, इसलिए आंशिक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। यदि प्लेटों की संख्या क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, यदि प्लेटों की संख्या बढ़ा दी जाए तो
ध्रुवित प्रकाश की मात्रा भी बढ़ जाती है। यह क्रिया अपवर्तन विधि द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधि कहलाती है। ठीक है, ये होती है। ये हमने आपको क्लियर कर दिया अपवर्तन विधि द्वारा। ठीक है, एक बार इसको ढंग से पढ़ें और सर ने जो आपको पीडीएफ फाइल भेजी है उसमें भी ये पॉइंट लिख रहा होगा, उस पॉइंट को आप पढ़ें। ठीक है, थैंक्स। अब ये तीसरी विधि है जो इम्पोर्टेंट भी है। आगे निकोल प्रिज्म के द्वारा हम समतल प्रकाश कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए तीसरी विधि है द्वि अपवर्तन विधि। तो इसको भी देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट विधि कहलाती है। ठीक है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से द्वि अपवर्तन विधि द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। द्वि अपवर्तन विधि द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, ये विधि है। तीसरी विधि है द्वि अपवर्तन विधि। इसको यहाँ हम थोड़ा समझाते हैं आपको। ठीक है, अब द्वि अपवर्तन विधि होती क्या है उसको मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, ये लिख देते हैं विधि। जब किसी कैल्साइट क्रिस्टल पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह दो भागों में अपवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को द्वि अपवर्तन विधि कहते हैं तथा क्रिस्टल द्वि अपवर्तक क्रिस्टल कहलाता है। हमने यहाँ पर इस क्रिया को लिखा। इस कैल्साइट क्रिस्टल की जगह पर हम ये कैल्साइट क्रिस्टल लिया है हमने। ठीक है, और यहाँ पर हम दूसरा क्रिस्टल भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, जब किसी कैल्साइट क्रिस्टल पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह दो भागों में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को द्वि अपवर्तन कहते हैं तथा क्रिस्टल द्वि अपवर्तक क्रिस्टल कहलाता है। इस पर हम क्वार्ट्ज का क्रिस्टल भी ले सकते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, एक क्रिस्टल और भी ले सकते हैं जिसका नाम क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी हो सकता है। तो दोबारा मैं इसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ देता हूँ कि जब किसी कैल्साइट अथवा ये दूसरा क्रिस्टल भी ले जा सकता है, इन दोनों में से कैल्साइट का ले लें या क्वार्ट्ज का ले लें। तो जब किसी कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह दो भागों में अपवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को द्वि अपवर्तन विधि कहते हैं तथा क्रिस्टल द्वि अपवर्तक क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई द्वि अपवर्तन विधि की। अब द्वि अपवर्तन विधि क्या होती है, यहां से मैं डायग्राम से समझाता हूं। देखिए, एक यहां पर हमें क्रिस्टल लेते हैं, ये क्रिस्टल ले लिया हमने। एक क्रिस्टल है जो कैल्साइट का या क्वार्ट्ज का क्रिस्टल हो सकता है। इस पर क्या करें कि यहाँ पर एक प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित हो रही है। ठीक है, और ये कैसी है, अध्रुव प्रकाश किरण है। ये इस पर स्टार से आप दिखा रहे हैं, ये कौन सा प्रकाश है, अध्रुव प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, यहाँ से अध्रुव प्रकाश है और अध्रुव प्रकाश में आप जानते हैं कि समांतर कंपन और लंबवत कंपन दोनों प्रकार के कंपन पाए जाते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, ये स्टार के द्वारा दिखाया गया
और आगे चल के समांतर और लंबवत कंपन है। अब एक प्रकाश किरण यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो कोण बनता है इस पर वो 109 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ से जो बनता है वो 71 डिग्री का कोण बनता है। तो 109 और 71 कितने हो गए? 180। ठीक है, तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर वो 109 डिग्री का ऊपर है और 71 डिग्री का नीचे है। यहाँ से देख रहे हैं तो प्रकाश किरण है जो स्टार के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पर ये दो किरणें दिखाई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, स्टार के द्वारा दिखाया गया प्रकाश है, अद्वैत प्रकाश, और यहाँ पर देख रहे हैं आप ये समांतर और लंबवत कंपन दोनों हैं। अब यहाँ पर पॉइंट पर आ गए, एक प्रकाश किरण तो ये सीधी इससे निकल जाएगी इस तरीके से, और एक प्रकाश किरण यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो मैंने कहा था कि यहाँ से ये अपवर्तन हो रहा है, तो दो प्रकाश किरणों में अपवर्तन यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ से जो जाने वाली प्रकाश किरण है वो इस तरीके से स्टार के रूप में इस पर जाएंगे कंपन। ठीक है, ये इस तरीके से जाएंगे और आगे भी चलेंगे ऐसे यहाँ पर, और इस किरण का जो नाम है इसको कहते हैं ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं इसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, असाधारण किरण इसको कहते हैं, असाधारण किरण, ये असाधारण किरण है। ठीक है, और एक ये दूसरी किरण है यहाँ से इस तरीके से, तो इस पर कुछ कंपन ऐसे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जो लंबवत कंपन है, क्योंकि ये किरण जो है इनका क्या करती है, अवशोषण करती है। तो इसको कह सकते हैं हम ओ रे, ओ का मतलब ऑर्डिनरी रे, ये साधारण किरण है, ये साधारण किरण है। ठीक है, और ये क्रिस्टल है आपका, कौन सा क्रिस्टल है? कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल, ये कैल्साइट क्रिस्टल है। तो यहाँ से दो अपवर्तन की क्रिया में मैंने ऊपर कहा था जब किसी कैल्साइट क्रिस्टल पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो दो भागों में अपवर्तित हो जाती है, इस क्रिया को द्वि अपवर्तन विधि कहते हैं, क्रिस्टल द्वि अपवर्तक क्रिस्टल कहलाता है। तो देखिए यहाँ से ये एक क्रिस्टल है, ये हम जो इसको कैल्साइट का क्रिस्टल कह सकते हैं या क्वार्ट्ज का क्रिस्टल कह सकते हैं। यहाँ से अद्वैत प्रकाश स्टार के रूप में डाला गया है यहाँ से, तो स्टार ये है और ये लंबवत और समांतर कंपन दोनों मौजूद है, और इस पॉइंट पर आ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, और ऊपर देख रहे हैं 109 डिग्री का कोण है और नीचे कितना है, 71 डिग्री का कोण है, दोनों मिलाकर के 180 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ से जो प्रकाश किरण है दो भागों में विभक्त हो जाती है, तो द्वि अपवर्तन की क्रिया हो रही है यहाँ पर। तो एक प्रकाश किरण ऐसे जाती है जो सीधी चली जाती है, इसको हम ई किरण का नाम देते हैं। ई मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और हिंदी में कहते हैं इसको असाधारण किरण। यहाँ से ये दूसरी किरण है जिस पर के लंबवत कंपन चले जाते हैं, और ये समांतर कंपनों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, और ऊपर वाली किरण क्या है, लंबवत कंपनों को अवशोषित कर लेती है, यहाँ से समांतर कंपन निकल जाते हैं और ये लंबवत कंपन यहाँ तक पहुंचते हैं। ठीक है, और इस किरण को कहते हैं ओ रे, कौन सी कहते हैं, ओ रे, ओ का मतलब है ऑर्डिनरी रे या साधारण किरण। तो मैंने दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इसके बाद फिर इसको आगे हम पढ़ाएंगे और थ्योरी भी लिखाएंगे इसकी, कि जब देखिए ये क्या है, ए बी सी और डी, एक कैल्साइट का क्रिस्टल लिया गया, इस पर अद्वैत प्रकाश डाला गया, यहाँ से प्रकाश किरण कितनी है, दो भागों में विभक्त हो रही है, यहाँ से ई रे है, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं साधारण किरण, और दूसरी प्रकाश किरण ओ रे है, इसको साधारण किरण कहते हैं, और इस तरीके से निर्गत हो जाती है। ठीक है, तो ये कैल्साइट का क्रिस्टल है और ये दो अपवर्तन की क्रिया कहलाती है। इसको हम एक्सप्लेन आगे भी करेंगे और फिर निकोल प्रिज्म भी कराएंगे, एक बार और कल रिपीट कर देंगे इसको थोड़ा बहुत, फिर इसके बाद थ्योरी लगा देंगे इसकी, फिर इसके बाद हम निकोल प्रिज्म पढ़ाएंगे, तब ये टॉपिक पूरा होगा। थैंक यू।